हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम फिर से अपने समावेशी शिक्षा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा नया टॉपिक है वाक दोष। ठीक है, ये जो हमारा समावेशी शिक्षा है ये हमारा आईडी, एचआई, वीआई तीनों में कॉमन बुक है। ठीक है, हम इसको पढ़ के तीनों श्रेणी में जो हमारा कोर्स है आईडी का या एचआई है या वीआई है, तीनों में हमारा कॉमन बुक है। इसको हम पढ़ के अपना आगे का आगे देखिए। आज हम वाक दोष का अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। लाहन एवं काफमैन 1988 के अनुसार वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यही स्थिति वाक दोष कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायः हमने अपने सामाजिक जीवन में देखा है कि जिन लोगों में वाक दोष पाया जाता है उनमें ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति एवं योग देखने को मिलता है। जैसे कि आ रहा हूं को अराऊं, पानी को मानी, चाकू को काचू, अमरूद को अरमूद, अमरूद को क्या बोलते हैं, अरमूद आदि प्रकार का दोष देखने को मिलता है। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति जैसे हकलाता है, जो शब्द को अच्छे से बोल नहीं पाता है, ठीक है, उसको वाक दोष बोलते हैं। जो चाकू को आचू बोलेगा, अमरूद को अरमूद बोलेगा, मतलब सही सेंटेंस नहीं बोल पाना, ये एक विकृति है, इसे हम वाक दोष कहेंगे। या आदि प्रकार का दोष देखने को मिलता है। उच्चारण भाषा होना भी एक वाक दोष है। इनका कारण वातावरणीय प्रभाव, सामायिक निर्देशन का अभाव, मुख, सुख व कंठ, तालु, मूर्धा दंत एवं स्वेंद्रियों का विकृति होना है। साधारण रूप वाक बाधित बच्चों में वाक दोष से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत काफी अधिक 70 से 80% पाया जाता है। हमारे समाज में ये जो दोष है 70 से 80% पाया जाता है। अल्पायु बच्चों में यह दोष अपरिपक्व भाषा के कारण होता है, जो अधिकांश आयु के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के वाक या वाणी दोष बाधित बच्चों के बच्चे हैं जो मुख की आवाज, बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे बोलते समय कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं तथा कुछ जोड़ देते हैं। वाक दोष बाधित बच्चों में बोलने की लय क्रम टूट जाता है और उनकी आवाज में हकलाहट होती है। देखिए, ये जो दोष है, इसमें ये जो दोष है जो अपने शरीर के अंदर हमारी विकृति है, जो हम बोलते हैं तो साफ बोल नहीं पाते हैं, तोड़ना मरोड़ना जो भी है ये अपने आप होता है, ना चाहते हुए भी ऐसा होता है। ठीक है, तो दोष है तभी तो हो रहा है ना। तो आगे देखते हैं हम। रायपर 1979 के अनुसार बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। वाक दोष वाले बच्चों की विशेषताएं। वाक दोष वाले बच्चों की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वाक दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चों से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है जैसे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, ऐसे बच्चे जो
बोलने में जिनको कठिनाई होती है वो समाज में, अपने घर परिवार, अपने सखा संबंधी के साथ भी बोलना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए कि उनकी आवाज़ जो है स्पष्ट नहीं निकलेगी, जिससे उनका मजाक बनेगा, अपने समाज में उनका जो मान सम्मान है वो गिरेगा, इसलिए वो ज़्यादा बोलते नहीं है, जिसके कारण उनका ये जो विकृति है बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, देखिए समाज में भी, समाज के लोगों को समझना चाहिए, परिवार के लोगों को समझना चाहिए कि ये जो विकृति है ये किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इसी बालक को होगा, ये किसी को भी हो सकती है। तो इसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ना कि हम इसका मजाक उड़ाएं, ठीक है, इस पे हंसी करें, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, उसके साथ भी अच्छा बिहेव करें, उसको भी मतलब जीने का मौका दिया जाए कि समाज में उठ बैठ सके। ये नहीं कि उस पर हम ज़्यादा हंसी ठिठोले कर दे कि वो समाज से दूर हो जाए, अपने घर के परिवार के लोगों से बातचीत करना बंद कर दे, इससे वो बीमार पड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक रोगी हो जाएगा। तो उसके वाक दोष को दूर करने के लिए उससे अच्छे से बात करें, उसको बताएं कैसे आपका ये जो दोष है दूर हो सकता है, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, ठीक है, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। आगे देखते हैं, बोलते समय उसे बहुत एकाग्र होना पड़ता है तथा बोलने एवं सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है। जैसे कि ये बोलने में इनको कठिनाई होगी, सुनने वाला भी परिश्रम करेगा कि क्या बोला है बालक ने, क्या बोला है, सही से उसको स्पष्ट सुनाई नहीं दिया है, तो उनकी बातों को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उसकी आवाज़ भी हल्की होती है। जो बोलते हैं वो स्पष्ट होता है, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती, इनकी आयु में अनुकूलता नहीं होती, इनके तालु एवं जबड़े में दोष होता है, जिनके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे जो नीचे, जीभ का नीचे जो है वो अगर आपका थोड़ा भी सट जाए तो आप अच्छे से अपनी आवाज़ को नहीं निकाल पाएंगे। आप अपनी जीभ को अगर पकड़ लें और कोई शब्द का उच्चारण करें तो वो शब्द सही से नहीं निकलेगा। उसी तरह इन लोगों का जो वाकदोष से जुड़े बच्चे होते हैं उनका तालु एवं जबड़े में, ये जो नीचे वाला होता है ये तालु होता है और उनकी जबड़े में दोष होता है, जिनके कारण शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में श्रोता प्रक्रिया में दोष होना अथवा वाक्य के स्वर में बोलना, जिनमें उनमें नासिक दोष होता है, जिनके कारण ये नाक के स्वर में बोलते हैं और सुनने वाले को समझने में कठिनाई होती है। इसके अनेक कारण होते हैं, जैसे संक्रामक रोग, टेंसिल्स में सूजन आदि। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने नाक के द्वारा बोलते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है, कोई सामने वाला ये कह दे कि सही से बोलो, आपकी नाक से आवाज आ रही है, मुंह से आवाज निकालो, तो जो ये नाक से आवाज निकलता है सुनने वालों को भी कठिनाई होती, क्या बोले हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार का दोष गले और जीभ में दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। वाक दोष के प्रकार, वाक दोष निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला हकलाना, दूसरा आवाज की समस्या, तीसरा हमारा अंगीय वाणी के दोष, चौथा है कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने वाले का विकास। ये हमारे 6 प्रकार के थे। आगे देखते हैं, पहला हमारा क्या है, वाक दोष वाले बच्चे की शिक्षा।
यदि हम वाक दोष वाले बच्चों की शिक्षा में मनोवैज्ञानिकों एवं नाक कान गला विशेषज्ञों की सलाह से कार्य करें तो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, जिनको वाक दोष होता है, जैसे मान लीजिए कोई मूक बधिर व्यक्ति है, ठीक है, तो उनका वो पूरी तरह से डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उनका जो सर्टिफिकेट बनता है दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो डॉक्टर के द्वारा बनता है, जो डॉक्टर कान नाक गला का विशेषज्ञ होता है, ठीक है, डॉक्टर होता है, उसमें वो MBBS किया होता है, ठीक है, अभी SLP किया होता है, तो वो डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाता है कि इनका क्या कंडीशन है, कितने परसेंट इनको सुनाई दे रहा है, कितने परसेंट नहीं सुनाई दे रहा है, कितना ये बोल पा रहे हैं, अपने उच्चारण कितना अच्छा कर पा रहे हैं। वो चेक होने के बाद इनका प्रमाण पत्र बनता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र। उसके बाद ही इन लोगों का पेंशन जो सरकार के द्वारा जो भी मिलता है वो लागू होता है, ठीक है। आगे देखिए, पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना। अध्यापकों को सबसे पहले ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह उत्सुकता से सीखने के लिए प्रेरित होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अध्यापकों को सबसे पहले उनको चिन्हित करें, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो बालक हैं, जो विशेष रूप से विकृति है उनमें ग्रसित हैं, जो भी उनकी मतलब दिव्यांगता उनके अंदर थोड़ा भी है, तो उनको चिन्हित करें और उनका प्रोत्साहन करें, अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए। इसमें उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उत्सुकता होगा, सीखने में वो थोड़ा उनका मन लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, दोष पर बल न देना। शिक्षक को वाक दोष वाले बच्चों के बाधित स्तर एवं मात्रा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो हतोत्साहित हो जाएंगे तथा उससे अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा। देखिए, कहने का मतलब ये इनका कि दोष पर बल देना, यानी जो उनका दोष है हम बल देंगे कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, तो संभव नहीं है। वो तो धीरे धीरे प्रयास से ही संभव होगा। उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उनका प्रोत्साहन करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। जब उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा तो वो सीखने के लिए थोड़ा तत्पर होंगे, तो सीख जाएंगे। लेकिन आप उनमें अगर दोष दिखाएंगे कि इनमें इतना दोष है और बलपूर्वक चाहेंगे कि वो सही हो जाए, तो ये उचित नहीं है। तो आगे देखिए, सही निदान करना। किसी भी वाक दोष वाले बच्चों को शिक्षा देने से पूर्व उसकी आवश्यकता अनुसार स्तर एवं मात्रा का पता लगाएं ही निदान करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निदान गलत निष्कर्षों को जन्म देता है। परिणाम स्वरूप अपेक्षित सुधार के स्थान पर अनापेक्षित क्षति की संभावना होती है। देखिए, सही निदान करना कहने का मतलब ये है कि उनका उपचार करना। उपचार करने से पहले देखिए, जैसे कि किसी को टाइफाइड हुआ होता है, पहले जांच करते हैं, ठीक है, बुखार हो जाता है, उनको टाइफाइड है, तो पहले तुरंत टाइफाइड की दवाई नहीं चलाई जाती है, पहले उनका ब्लड जांच होगा कि क्या इनको सच में टाइफाइड है, उसके अनुसार इनको दवा दी जाती है। उसी तरह अगर हमें निदान करना है, इनका उपचार करना है, तो कितने मात्रा में उनका स्तर क्या है, क्या कंडीशन है, क्या क्या दवाइयाँ चलानी जानी चाहिए, क्या नहीं चलानी चाहिए, इसकी जांच कर लेनी चाहिए, तभी आगे इनका निदान करना चाहिए। नहीं तो गलत भी हो सकता है और क्षति भी हो सकती है। आगे देखते हैं, उपयुक्त वाक अभ्यास। वाक दोष वाले बच्चों को समुचित एवं पर्याप्त वाक अभ्यास देना चाहिए। बच्चे के लिए कैसा अभ्यास प्रभावी रहेगा, इसका पता निदान करते ही समय ही चल जाता है। शिक्षक को बच्चों के सामने सही एवं गलत दोनों
स्वयं बोलकर तत्पश्चात बच्चों से अनुकरण अभ्यास कराया जाना चाहिए। यानी कहने का इनका मतलब ये है कि जो बच्चे को कैसा अभ्यास प्रभावी रहेगा इसका पता निदान करते समय ही चल जाता है। अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाया है कि चेकअप करने के बाद पता चलता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे ऐसे बच्चों में 70 से 80% व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी कभी हकलाकर या तुतलाकर से ग्रसित होते हैं, या दोष अधिकतर सामवेगिक कारणों जैसे चिंता, लज्जा, ग्लानि आदि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा का वातावरण आनंदपूर्ण, सुखप्रद, मैत्री भावना से परिपूर्ण और स्वस्थ रखें। अतएव शिक्षक का व्यवहार एवं कक्षा का वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चों में चिंता उत्पन्न न हो। लज्जा एवं घबराहट से बचाव। अध्यापकों को चाहिए कि वह वाक दोष से पीड़ित बच्चों को कक्षा में लज्जा एवं घबराहट उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को दूर करें। प्रायः सामान्य कक्षाओं में सामान्य बच्चे इस प्रकार के बच्चों की हंसी मजाक का केंद्र बना लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इन बच्चों में कुष्ठा एवं अवसाद की स्थिति का जन्म होता है। जहां तक संभव हो सके ऐसे बालकों का पता करें, उनके बाल्यकाल में लगातार उपचार करना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों के साथ उनका समायोजित स्थापित हो सके। देखिए, यहीं पे हमारा जो थ्योरी था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो वाक दोष से ग्रसित बच्चे हैं, या देखिए अपने समय के अनुसार जो बच्चे छोटे होते हैं सभी में तुतलाना और हकलाना होता है। अपने समय के साथ साथ सभी लोग सही हो जाते हैं, और जिनमें ये दोष पाया जाता है उनका समाज में और बच्चों के साथ एक केंद्र बन जाता है। इनके साथ ही हंसी और ठिठोली करना है, लेकिन ऐसा न करके उनका सम्मान करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। जो आपका ये वाक दोष है ये सही हो सकता है। आप निरंतर प्रयास करें, सही शब्दों का उच्चारण करें, धीरे धीरे आपका ये वाक दोष सही हो जाएगा। ठीक है, जिनमें ज़्यादा वाक दोष की कमियां होती है वो जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और सही हो जाता है। ठीक है, आगे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है हमारा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो भी आप जिसमें है आप लोगों के लिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर जिसका होगा उसका एग्जाम होगा, सेकेंड ईयर होगा उसका भी एग्जाम होगा। ये टॉपिक आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप वॉच कीजिए। जो भी एमसीक्यू है उसको देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग भी सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, उसका भी आप लोग तैयारी कीजिए। जो राजस्थान वाले हैं, आने वाला हमारा जो इसी मंथ के लास्ट तक हो सकता है या अगले मंथ में रीट का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, आप लोग तैयारी करें, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आगे चलिए, कुछ एमसीक्यू है हम देखते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सभी फॉर्मेट के लिए सही है। आपको यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वाक दोष वाले बच्चे अक्सर किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? वाक दोष वाले बच्चे अक्सर किस समस्या का समाधान करते हैं? आपके सामने क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दोनों है, इसी में आपका आंसर छिपा है। आप देखिए और इसका समाधान कीजिए। बताइए, सुनने में समस्या, समझने में समस्या, बोलने में समस्या, लिखने में समस्या। देखिए, दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, समझने में और लिखने में। अब दो बच गया, बोलने में और सुनने में। बताइए कौन सा होगा सही? अभी पढ़े हैं आप लोग ऊपर कि जो वाक दोष वाले होते हैं वो बोलने में समस्या होती है, यानी हमारा राइट ऑप्शन सी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्दोष से ग्रसित बच्चों की कौन सी विशेषता सामान्य होती है? वाक्दोष से ग्रसित बच्चों की कौन सी विशेषता सामान्य होती है? अधिक शारीरिक गतिविधि, अस्पष्ट उच्चारण, शब्दों को सही ढंग से न बोल पाना, याददाश्त में कमी। सामान्य होती है, बताइए क्या होती है सामान्य? वाक्दोष से जो ग्रसित होगा बच्चा, कौन सी विशेषता सामान्य होती है? तो जो वाक्दोष से ग्रसित होगा उसमें हमारा शब्दों की सही ढंग से ना बोल पाना, यही तो होगा हमारा। बताइए भाई, अस्पष्ट उच्चारण तो करेगा नहीं। जो वाक्दोष से ग्रसित होगा वो हमारा जो बी ऑप्शन है, स्पष्ट रूप से उच्चारण करेगा नहीं। हमारा डी है, याददाश्त में कमी। भाई वो वाक्दोष से ग्रसित है तो याददाश्त में कमी थोड़ी नहीं होगा। सही शब्दों को सही ढंग से ना बोल पाना। अब अधिक शारीरिक गतिविधि, कोई मतलब नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझना, उसका जो ऑप्शन है उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक उसको हम समझेंगे नहीं तब तक हमको क्लियर नहीं पता चलेगा कि इसका आंसर सी कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। आगे चलिए। वाक्दोष वाले बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? शब्दों का सही उच्चारण, सही समय पर पढ़ाई पूरी करना, सामाजिक सहभागिता, गणितीय समस्याएं हल करना। बताइए। देखिए, ये जो हमारा नीचे से डी सी बी जो भी है, सही समय पढ़ाई पूरी करना, सामाजिक सहभागिता, गणितीय समस्याओं का हल करना, ये हमारा एक भी इसमें से सही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन से हट के है। पूछ रहे वाक्दोष वाले बच्चों को किस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो हमारा तो सही शब्दों का सही उच्चारण करने में समस्या होगी। राइट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्दोष वाले बच्चों में कौन सा गुण सामान्य रूप से विकसित नहीं होता है? वाक्दोष वाले बच्चों में कौन सा गुण सामान्य रूप से विकसित नहीं होता है? भाषा कौशल, सामाजिक कौशल, दृष्टि कौशल, मोटर कौशल। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। हमारा पहला ऑप्शन सही है, भाषा कौशल। भाई वाक्दोष में क्या होगा, हमारा भाषा कौशल ही तो समान रूप से विकसित नहीं होता है ना। सामाजिक कौशल होगा, दृष्टि कौशल होगा, मोटर कौशल होगा, सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्दोष से पीड़ित बच्चों को किस प्रकार की किस प्रकार की विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है? वाक्दोष से पीड़ित बच्चों को किस प्रकार की विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है। श्रवण और दृश्य सामग्री, लिखने पर आधारित, खेलकूद पर आधारित, रंगीन चित्रों पर आधारित। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बताइए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। देखिए, ना हमारा रंगीन चित्रों पर आधारित है, ना खेल कूद पर आधारित है, ना लिखने पर आधारित है। भाई हमको डिस्ग्राफिया तो है नहीं, वो लिखने में प्रॉब्लम तो है नहीं। खेल कूद पर आधारित, हम अपने हाथ पैर से तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रंगीन चित्रों पर आधारित, हमारी आंख की रोशनी भी सही है, वो ज़्यादा ऐसा नहीं कि रंगीन देखेंगे तभी। हमारा श्रवण और दृश्य आधारित, ठीक है।
राइट ऑप्शन ए। वाक् दोष के किस प्रकार में बच्चों के शब्दों की ध्वनि स्पष्ट नहीं होती? हकलाहट, तुतलाहट, ध्वनि प्रकार विकार और गूंगापन। बताइए, वाक् दोष के किस प्रकार में बच्चे के शब्दों की ध्वनि स्पष्ट नहीं होती? बताइए। और अभी ऑप्शन सही होगा तुतलाहट। ठीक है, आगे चलते हैं। हकलाने, स्टेटरिंग में किस प्रकार की समस्या होती है? यानी हकलाने में किस प्रकार की समस्या होती है? ध्वनियों की पुनरावृत्ति, शब्दों का गायब होना, धीमी गति से बोलना, अधिक तेजी से बोलना। अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं हकलाते समय क्या गायब होता है, किस चीज की कमी होती है? जब हम हकलाते हैं तो क्या होता है, क्या करते हैं? कुछ चीज गायब हो जाता है या किसी चीज की वृद्धि होती है, बारंबारता होता है, क्या होता है? अभी ऊपर पढ़ाए आप लोगों को। देखिए, हकलाने में क्या होता है, जैसे कि मामा मामा नहीं होता है, बोलते मम्मा मम्मा मामा, तो एक ही शब्द को कई बार बोलते हैं, 2 बार 3 बार, यानी ध्वनियों की पुनरावृत्ति, एक ही शब्द का पुनरावृत्ति करते हैं हम। राइट ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं हम। आप आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में किस प्रकार की समस्या होती है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में किस प्रकार की समस्या होती है, बताइए। देखिए, आप लोगों को ऊपर अभी बताए हैं, इसमें हम अपने उच्चारणों को सही रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ध्वनियों का गलत उच्चारण। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। स्पीच अप्रेक्सिया किस वाक् दोष का प्रकार है? स्पीच अप्रेक्सिया किस वाक् दोष का प्रकार है? तुतलाहट, हकलाहट, भाषा योजना की समस्या, ध्वनि विकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये भाषा योजना की समस्या है। क्या है? भाषा योजना की समस्या, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि विकार में किस प्रकार की समस्या होती है? जो ध्वनि विकार होती है, जो बालक में ध्वनि विकार होती है, उसमें किस प्रकार की समस्या होती है? आवाज की तीव्रता या स्वर में गड़बड़ी, शब्दों की पुनरावृत्ति, धीमी गति से बोलना, उच्चारण में कठिनाइयां। सही है, 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसमें क्या होता है कि स्वर में गड़बड़ी होती है, सही से अपने शब्द को नहीं बोल पाते हैं, बट आवाज की तीव्रता, ठीक है, आवाज की तीव्रता होती है और स्वर में गड़बड़ी होती है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। वाक् दोष वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षकों को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? लेखन कौशल, श्रवण कौशल, उच्चारण और ध्वनि प्रशिक्षण, गणितीय समस्याएं। वाक् दोष वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? बताइए। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, उच्चारण और ध्वनि प्रशिक्षण और गणितीय समस्याएं। देखिए, और भी जो समस्या है उसको तो हम बाद में कर लेंगे, उससे निपट लेंगे, लेकिन पहला हमारा जो पढ़ाते समय शिक्षकों को अधिक ध्यान देना चाहिए, हमारा उच्चारण और ध्वनि प्रशिक्षण, इस पे हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी बच्चा आगे चल के श्रवण और लेखन और गणितीय समस्या से
उभर सकता है। आगे देखिए, वाक दोष वाले बच्चों के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? लिखित निर्देश, श्रवण और मौखिक अभ्यास, समूह चर्चा, विज्ञान प्रयोग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वाक दोष वाले बच्चों के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? बताएं। देखिए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी है, श्रवण और मौखिक अभ्यास। ठीक है, श्रवण और मौखिक अभ्यास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वाक दोष वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धति क्या हो सकती है? वाक दोष वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धति क्या हो सकती है? बताइए। उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने देना, अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, धैर्यपूर्वक सुनने और प्रतिक्रिया देने का अभ्यास, कठोर अनुशासन लागू करना। बताइए क्या होगा? देखिए नई शिक्षा नीति के अनुसार लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो हमारा निगेटिव है कि कठोर अनुशासन लागू करना, ये हमारा नहीं होगा। बचा 3, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए हमारा सी ऑप्शन है, धैर्यपूर्वक सुनने और प्रतिक्रिया देने का अभ्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वाक दोष वाले बच्चों के लिए किस प्रकार के संसाधन सबसे प्रभावी होते हैं? चित्र और स्वर्ण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सामग्री, खेलकूद सामग्री, गद्य और कविता सामग्री। बताइए। देखिए वाक दोष वाले बच्चों के लिए किस प्रकार के संसाधन सबसे प्रभावी है? गद्य और कविता सामग्री हमारा होगा नहीं, खेल कूद इससे कुछ मतलब नहीं है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सामग्री से भी मतलब नहीं है, चित्र और स्वर्ण सामग्री, अगर उसको स्वर्ण सामग्री या स्वर्ण उपकरण उसको कुछ मिल जाए, चित्र मिल जाए तो आसानी से वो देख सकता है और अपना प्रतिक्रिया भी दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक वाक दोष वाले बच्चों की सहायता के लिए कौन सा कौशल विकसित कर सकते हैं? सुनने और बोलने के बीच सामंजस्य, तेजी से बोलने की कला, केवल लिखित कार्य पर ध्यान, समूह गतिविधियों में भागीदारी। बताइए क्या होगा? देखिए वाक दोष से जो ग्रसित है उनके लिए सुनने और बोलने के बीच सामंजस्य, वो सुन सकें, बोल सकें और उसके बीच जो सामंजस्य है कि अपने उच्चारण को स्पष्ट रूप से बोलें। ठीक है, आगे चलिए। वाक दोष वाले बच्चों को भाषा सिखाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयोगी हो सकता है? पहला हमारा व्याकरणिक नियम सिखाना, दूसरा हमारा खेल और गतिविधियों के माध्यम से बोलने का अभ्यास, केवल निम्नलिखित सामग्री पर ध्यान देना, अन्य बच्चों से तुलना करना। देखिए हमारा नीचे का जो ऑप्शन है, एक तो केवल सामग्री पर आधारित हमारा निगेटिव है, सही नहीं होगा। अन्य बच्चों से तुलना करना, ये भी हमारा निगेटिव है। आपके रीट में, सी टेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट जो भी है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टीचर जो बनने के लिए जो आप लोगों का एग्जाम होता है, वो रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसमें आपका 2 ऑप्शन कट हो गया
अब बच्चा आपका दो ऑप्शन, खेल और गतिविधियों के माध्यम से बोलने का अभ्यास, व्याकरणीय नियम सिखाना। बताइए दो में से कौन सा सही है? बी हमारा सही है, खेल और गतिविधियों के माध्यम से बोलने का अभ्यास। आगे चलिए, वाक्दोष वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का आकलन सबसे प्रभावी हो सकता है? मौखिक प्रदर्शन, लिखित परीक्षा, समूह में वार्तालाप, व्याख्यान आधारित आकलन। वाक्दोष के लिए सबसे प्रभावी क्या हो सकता है, बताइए? देखिए, वाक्दोष मतलब बोलने की कला उनमें कम है, वो सही रूप से अपना बात किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मौखिक प्रदर्शन इसका सबसे प्रभावी हो सकता है। आगे चलते हैं, राइट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, वाक्दोष वाले बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोग हो सकती है? देखते हैं, बोलने की प्रतियोगिताओं में भाग लेना, उन्हें अधिक सुनना और प्रेरित करना, गणितीय समस्याएं हल कराना, उन्हें कम बोलने के लिए कहना। क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? सभी लोग बता सकते हैं। देखिए, हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा उन्हें अधिक सुनना और प्रेरित करना। ठीक है, क्या होगा इसका? 18वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्दोष वाले बच्चों को कौन सा उपकरण मददगार हो सकता है? ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरण, गाना मशीन, चित्र और आवाज आधारित सॉफ्टवेयर, खेल सामग्री। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, बताइए? देखिए, इसमें हमारा चित्र और आवाज आधारित सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन के सामने, वाक्दोष वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का वातावरण सबसे अनुकूल होता है? शांत और समर्थनकारी, प्रतिस्पर्धात्मक, कठोर अनुशासन, जोर शोर वाला। इनका कहने का मतलब है कि वाक्दोष वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का वातावरण सबसे अनुकूल होता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और ऑप्शन है, बताइए? देखिए, वातावरण सबसे अनुकूल कहां पर होगा? जहां पर शांत और समर्थनकारी होगा, वहीं पे हमारा अनुकूलन होगा। देखिए, आज आपका ये टॉपिक और एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ। फिर कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, इसमें जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ हम आपके साथ मिलेंगे कल। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, और इसको सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि आपका एग्जाम जब भी होगा तो उसके लिए ये वीडियो देखते रहिए और इसमें से नोट भी करते रहिए। आप लोग में से कुछ लोग सीटेट का भी फॉर्म डाले होंगे, ठीक है, तो उसका भी टाइम नज़दीक आने वाला है। 14 या 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो ये ठंडी का मौसम है जिसमें अच्छे से पढ़ाई किया जा सकता है, तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।